विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते सभी मार्केट की दुकानें बंद है और मेरे पास में अभी वाइट बोर्ड या कोई भी ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है। अन्यथा मैं आपको और अच्छे से मानचित्रों के द्वारा या चित्रों के माध्यम से मैं आपको पढ़ा पाता, पर अभी जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जैसा कि हमने कक्षा 12 के भूगोल में जो पिछला टॉपिक लिया था, वो भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्याय फर्स्ट जो है सेकंड भाग का, उसमें हमने पढ़ा था कि जनसंख्या के वितरण का सामान्य परिचय पढ़ा था भारत में। आज उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में या विश्व में जनसंख्या के वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने आपको यह विश्व भी क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि जनसंख्या का जो वितरण है वो विश्व में भी और भारत में भी इनके जो कारक है वो लमसम समान ही है और अधिकांश समान ही है। अब देखिए, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में जैसे देखिए कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि हम सबसे पहले लेंगे जलवायु। देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, अत्यधिक गर्म प्रदेशों में या अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में या अत्यधिक शीत भी कह सकते हैं, शीत प्रदेशों में, अत्यधिक उष्ण प्रदेशों में या अत्यधिक आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं वो मानव निवास के अनुकूल नहीं होते हैं। और वो जो मानव जो भी क्रियाएं करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी व्यवसाय करता है, वो जो जलवायु होती है वो मानव व्यवसाय के अनुकूल नहीं होती है, जिसके चलते वहां जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। जलवायु, यदि हम भारत के संदर्भ में अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु आज हमारे पूर्वी भारत की तरफ चले जाइए। पूर्वी भारत में जो पूर्वी हिमालय का जो भाग है वो है, या पश्चिमी राजस्थान में तो जो थारका मरुस्थल है उन इलाकों में, या हमारे हिमालय का जो तराई प्रदेश है वहाँ जनसंख्या हमें जो घनत्व है या जनसंख्या का जमाव हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि तराई जो प्रदेश है, जो तराई प्रदेश है उनकी जो वहाँ की जो जलवायु है वो अस्वास्थ्यप्रदक है, यानी वहाँ की जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, जिसके चलते वहां जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। हमने कक्षा 11 के भूगोल में पढ़ा भी था कि जैसे भांबर और तराई प्रदेश पढ़ा था। भांबर और तराई में मैं आपको फिर बता देता हूं कि जैसे भांबर किसे कहते हैं, जो हिमालय से निकलने वाले जो असंख्य नदियां वो अपने साथ में हर साल कंकड़ पत्थर बजरी मिट्टी बहाकर लाती है। और वो नदियां क्या करती है कि जो पर्वत के जो पदीय क्षेत्र है, पर्वत जो पर्वत के पदीय क्षेत्र है, गिरिपथ वाला भाग है, वहां ले जाके वो कंकड़ पत्थर ले जाके जमा कर देती है। और वो नदियों जो होती है वो नदियां उन कंकड़ पत्थर के ढेर में विलुप्त हो जाती है, यानी उसी के अंदर समा जाती है। अब आप भांबर का उल्टा कर दीजिए तराई में। तराई में क्या होता है कि जो नदियां धरातल में समा जाती है, धरातल में विलुप्त हो जाती है, वो नदियां पुनः प्रकट हो जाती है, यानी धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती है, जिसके कारण वो क्षेत्र दलदली बन जाता है। यानी तराई प्रदेश दलदली होते हैं और यहाँ हिंसक जानवर भी पाए जाते हैं, घने जंगल होते हैं और इसमें वनस्पति और लंबी लंबी घासें यहाँ देखने को मिलती है तराई प्रदेशों में। तराई का अगर अपन भाग देखें तो हमारे भारत में जो पश्चिम में यमुना नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका भाग फैला हुआ है। और इन क्षेत्रों के अलावा अगर अपन जलवायु की ओर भी पढ़े तो शायद जलवायु के कारण ही, जहां जलवायु प्रतिकूल है वहां जनसंख्या का जमाव कम है, और जहां जलवायु अनुकूल है वहां जीवन क्या है, आरामदायक है। जैसे कि आज अपन राजस्थान का पढ़ें या भारत का पढ़ें, भारत में मैंने आपको बताया जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, बड़े बड़े महानगर है, यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु मानव निवास के अनुकूल है। यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, रोजगार के साधन है, बेहतर सुविधाएं हैं। तो जलवायु जनसंख्या के वितरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ की जलवायु अनुकूल है वहाँ कृषि को बढ़ावा मिला है, उद्योगों को बढ़ावा मिला है, परिवहन के साधनों को बढ़ावा मिला है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला है। और जैसे अभी जो अत्यधिक ठंडे प्रदेश होते हैं वहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, ठिठुराने वाली ठंड पड़ती है। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण वहां की जलवायु कृषि के अनुकूल नहीं हो पाती है। अत्यधिक गर्म प्रदेशों में, अत्यधिक गर्म प्रदेश है वो भी जनसंख्या के अनुकूल नहीं होते हैं, वहां बहुत ही अधिक झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, जिसके चलते वहां मानव निवास करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आज विश्व में अगर अपन देखें, जैसे थारका मरुस्थल तो अपने है यहाँ भारत में, अट्टाकामा मरुस्थल है, अफ्रीका का सारा रेगिस्तान है, जैसे कई मरुस्थल है जहाँ की जो जलवायु है वो मानव निवास के अनुकूल नहीं है, कठोर जलवायु है, विषम जलवायु है।
जिसके चलते मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वहां रोजगार के साधनों की कमी होती है और पर्याप्त मात्रा में संसाधन न मिलने के कारण वहां जनसंख्या का जमाव या जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और दूसरी बात, जलवायु के बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जल। देखो, जल के बारे में अपन ने पहले पढ़ा भी था, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है कि जल ही जीवन है। अगर हम जल की बात करें तो जो जल है वो मानव के जीवन का और मानव के जो भी क्रियाकलाप है, मानव जो भी क्रियाएं करता है, व्यवसाय करता है, उसका मूल आधार जल ही है। यदि हम भारत में बात करें जल की, तो उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा के आधार पर अगर अपन बात करें तो पूर्वी भारत से जब अपन पश्चिमी भारत में या पश्चिमी राजस्थान की तरफ जब जाते हैं तो जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। और जल में अगर अपन देखें तो प्राचीन काल से देख लो आपकी जो बस्तियां बसती थी या जनसंख्या उन्हीं स्थानों पर ज्यादा बसा करती थी जहां नदियां होती थी, नदी घाटियां होती थी, जहां हर साल अपने साथ में नदियां उपजाऊ मिट्टी भाकर लाती है। नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जहां चिकनी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बहुत ही उपजाऊ होने के कारण कृषि के अनुकूल होती है, वहां जनसंख्या का जमाव या घनत्व अधिक पाया जाता है। और जैसे कि उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये अपने पहले भी पढ़ा था, पहले छोटी क्लासों में, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, या अभी चीन में हांगो सभ्यता है, यागटी सिकियांग है, मिस्र में नील नदी की सभ्यता है। यहाँ नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। तो जलवायु के साथ में अपने जल तो पड़ा ही है, तो जल वाले इलाकों में पर्याप्त मात्रा में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध है कृषि के लिए, या नहरें उपलब्ध है, जहां कहीं बावड़ियां हैं, कहीं तालाब है, जहां कहीं भी पेयजल के साधन उपलब्ध है या सिंचाई के लिए, कृषि के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध है, तो वहां रोजगार के साधन होते हैं, कृषि से उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलता है और वहां इसी कारण जनसंख्या का जमाव भी अधिक पाया जाता है। तो जल के साथ साथ अपन एक टॉपिक और लेते हैं, जलवायु जल है, उसके बाद में आप देखिए धरातल। देखिए, धरातल सभी स्थानों का समान नहीं होता है। देखो, कहीं पर्वत होता है, यानी पृथ्वी के धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियां होती है, भू जिसको भू धरा धरती है ना, पृथ्वी के धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियां होती है, कहीं पर्वत होते हैं, कई पठार होते हैं, कई मैदान होते हैं, कई घाटियां होती है, कई मरुस्थल होते हैं। तो अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था कि मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, समतल मैदानी क्षेत्र, वो जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या को आकर्षित करने की दृष्टि से उनका प्रथम स्थान है, यानी वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और धरातलीय क्षेत्रों में अगर अपन बात करें, धरातल की विषमता है, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ जो पर्वतीय भूभाग है, वहां जनसंख्या कम पाई जाती है, वहां संसाधनों का अभाव होता है, वहां मानव को कृषि करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है, या कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है। कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से वहां मानव का बसाव विकसित नहीं हो पाता है, वहां परिवहन के साधनों का अभाव, संचार के साधनों का अभाव। जैसे कि आज अगर पर्वतीय की क्षेत्रों की बात करें विश्व में, आप देखिए उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, या इसके अलावा अगर अपन और भी अगर बात करें तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, अफ्रीका की जो सारा रेगिस्तान है, या जहां कहीं भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे ये उत्तरी ध्रुवों की तरफ अपन जाते हैं, जैसे कनाडा है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है ना, मंगोलिया है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम क्यों पाया जाता है? अंटार्कटिका है, ये क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही विषम है, कठोर जलवायु है, मानव निवास के अनुकूल नहीं है, तो जिसके कारण ही आपको पता है कि यहाँ जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। और उसके अलावा जलवायु है, धरातल है, जल है, ये तीन तो अपन टॉपिक पढ़े हैं भौगोलिक कारकों में। वनस्पति की भी अगर अपन बात करें तो देखिए, जिन क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है, अगर वो आर्थिक महत्व वाली, आर्थिक महत्व वाला ऐसे पेड़ पौधे जिनसे मानव को व्यवसाय प्राप्त हो सकता है, जिनकी लकड़ी को मानव फर्नीचर के रूप में काम में ले सकता है और अपने आजीविका के साधन के रूप में उसको बेच सकता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। जैसे आपको पता ही है कि लकड़ी से फर्नीचर का सामान, रेलगाड़ी के स्लीपर बनते हैं या कई प्रकार के औजार बनते हैं, तो ये मानव निवास के लिए, मानव की जो जनसंख्या को प्रभावित करने में वनस्पति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसे अभी देखो कि अभी टेंगा वन है, टेंगा के वन, आपको पता है कि टेंगा वनस्पति जो है वो उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी कारण आपको पता है कि जो टेंगा के वन है उत्तरी अमेरिका साइड में, यहाँ जनसंख्या इसलिए ज्यादा पाई जाती है। या इसके अलावा अगर अपन वनस्पति के अलावा और भी पढ़े तो खनिज के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि खनिजों की अगर अपन बात करें कि खनिज किस तरह से जनसंख्या के घनत्व या वितरण को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में खनिज तत्व अधिक पाए जाते हैं, जहां प्रकृति में, जैसे भी मान लो आज हमारे भारत की बात करते हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार में जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, इन क्षेत्रों में क्या है कि पेटियां हैं, किसकी? खनिजों की। ये खनिजों की पेटी है, जहां खनिज अधिक होंगे वहां उद्योग अधिक होंगे, जहां उद्योग अधिक होंगे वहां रोजगार अधिक होंगे।
जहां रोजगार अधिक होंगे वहां जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। इसी प्रकार देखो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, वहां दामोदर नदी बहती है हर साल, और आपको पता है कि यहाँ दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भी है और भारत में सबसे ज्यादा कोयला भी निकलता है। यहाँ पे कोयला है, अभ्रक है, कई प्रकार के धातु यहाँ पाए गए हैं, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक पाया गया है। दामोदर, उसके अलावा अगर अपन देखें कर्नाटक में कोलार के खाने हैं, है ना, कोलार और हट्टी के खाने जो सोने के खाने, जहाँ स्वर्ण खदान है, सोना निकलता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि खनिज संसाधन भी ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, क्योंकि खनिज संसाधनों के आसपास के क्षेत्रों में उद्योग होते हैं, उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल जहां होगा वहां उद्योग विकसित होंगे। जैसे उदाहरण में अगर अपन बात करें, जैसे उदाहरण में झारखंड का जमशेदपुर लोहा इस्पात कारखाना है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लोहा इस्पात कारखाना है, उड़ीसा में राउरकेला है, तो आप इस चीज को देखो ना, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इनकी जनसंख्या कम थोड़ी ना है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही है। तो जहां उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा वहां श्योर सी बात है कि वहां जनसंख्या का जमाव भी अधिक होगा, जनसंख्या मतलब की जो बसावट है वो बहुत अधिक होगी। जैसे आज अपन बड़े बड़े महानगरों की बात करें, वहां उद्योग अधिक विकसित हुए हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, ये कई ऐसे बड़े बड़े महानगर है। यहाँ जनसंख्या का जमाव इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे नगरों की बात आई है तो देखो कि नगरीकरण भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। नगरीकरण का मतलब क्या होता है कि नगर क्या करते हैं, जनसंख्या को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। चुंबक जानते हो ना, चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं, यानी लोग नगरों गांवों को छोड़ करके नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, यानी लोगों का नगरीकरण हो रहा है। हर व्यक्ति बेहतर सुविधा की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखदायक या आरामदायक बना सकूं। इसलिए अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए, बेहतर सुविधा के लिए, शिक्षा, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, है ना, अच्छी से अच्छी सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गांवों को छोड़ करके नगरों की ओर प्रवास कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास में अभी मतलब संसाधनों का अभाव है। अगर बोर्ड अगर अवेलेबल हो जाए, व्हाइट बोर्ड अगर अवेलेबल हो जाए, तो मैं आपको और अच्छे से चित्रों के माध्यम से पढ़ा पाऊंगा। तो जब भी मेरे पास में ये सुविधा उपलब्ध होगी मैं आपके लिए तत्पर हूं। और ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही है कि ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके, आप सभी को लाभ मिल सके और आप इस चीज को समझिए। पिछले टॉपिक के हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आगे जाके आपको कोई समस्या नहीं आए। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार, धन्यवाद।